तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इसके बारे में नॉर्मलाइजेशन। नाउ inside this lecture I will teach you about what is joins. वैसे जॉइंट्स बहुत सारे हैं एसक्यूएल के अंदर, लेकिन आगे चल के हम लोग ये सारे जॉइंट्स पढ़ेंगे। आज हमारा मेन गोल है समझना नेचुरल जॉइंट। डू यू रिमेम्बर जब हम लोगों ने कहाँ से जाता है ये फर्स्ट पेज पे? आई डोंट नो, लेट मी चेक। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था। एंड नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है डेटाबेसेस को डेटाबेस के अंदर एक सिंगल टेबल को ब्रेक करना। सिंगल लार्ज टेबल को मल्टीपल टेबल्स के अंदर ब्रेक करना इज नथिंग बट नॉर्मलाइजेशन। Normalization is a database designing technique. Normalization is a database designing technique. अभी तक हम लोगों ने दो डेटाबेसेस डिजाइन किए, एक कंपनी डेटाबेस एंड उसके बाद ई कॉमर्स। दैट टाइम वी वर यूजिंग आवर जनरल सेंस, आवर कॉमन सेंस, बट डेटाबेसेस को जनरेट करने, डेटाबेसेस को डिजाइन करने के लिए एक और टेक्निक यूज होता है एंड दैट टेक्निक इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? ब्रेकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? ब्रेकिंग। किसी बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक करना इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन। एंड किसी टेबल को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड दोज रूल्स आर नोन एज नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स। क्या कहा जाता है उन्हें? नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए आई विल सिलेक्ट वन डेटाबेस। आई एम सिलेक्टिंग द कंपनी वाला डेटाबेस। इस कंपनी डेटाबेस को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया था एंड दीज आर द टेबल्स जो हमारे कंपनी डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट। कंपनी इज अ सिंगल एंटिटी। कंपनी इज अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। इस सिंगल ऑब्जेक्ट के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल टेबल्स रहने चाहिए या सिंगल टेबल रहना चाहिए? सिंगल टेबल रहना चाहिए। सो व्हाट इफ अगर मैं इन सारे टेबल्स को मर्ज कर दूं एक सिंगल टेबल के अंदर, तो क्या होगा? लेट्स सी। Let's try to merge first employees and departments. Can you see inside employees table, I have one column called department ID, and inside departments table, I have one more column called department ID. कोई भी टेबल हमेशा ज्वाइन होता है कॉमन कॉलम से। किससे ज्वाइन होगा? कॉमन कॉलम से। तो फर्स्ट यहाँ पे व्हाट विल हैपन कि डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ज्वाइन। एंड डेटा किसके बेसिस पे फिल होगा? डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। व्हाट इज द डिपार्टमेंट आईडी हियर? 1। तो क्या फिल होगा यहाँ पे? ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज द डिपार्टमेंट आईडी हियर? 2। तो सारे जहां जहां डिपार्टमेंट आईडी 2 है वहां पे किसका डेटा फिल होगा? डिपार्टमेंट आईडी 2 का। व्हाट इज द डिपार्टमेंट आईडी हियर? 3। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट 3 का वैल्यू क्या है? फाइनेंस एंड दिल्ली। तो यहाँ पे फिल होगा फाइनेंस एंड। व्हाट इज द डिपार्टमेंट वैल्यू हियर? 4। यहाँ पे डेटा फिल होगा मार्केटिंग। कैन यू सी? हमने एम्प्लॉइज टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन कर दिया है। एंड टेबल्स हमेशा ज्वाइन होंगे कॉमन कॉलम के बेसिस। दो टेबल्स को अगर ज्वाइन करना है तो दो टेबल्स के बीच में एक कॉमन कॉलम। Clear everyone? Now we have successfully joined employees table and departments table. Now which table is remaining? Projects. Now can you see? दो टेबल्स को अगर ज्वाइन करना है तो टेबल्स के बीच में कॉमन कॉलम रहना चाहिए। अगेन लुक एट दिस टेबल, यू कैन सी यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है एंड यहाँ पे।
again data will be joined based on department. Clear everyone? Here प्रोजेक्ट टेबल का प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम वाले कॉलम्स कहाँ ज्वाइन हो जाएंगे? हमारे बड़े वाले टेबल के अंदर. एंड देन व्हाट इज द डिपार्टमेंट आईडी हियर? 1. तो डिपार्टमेंट 1 के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ स्टोर हो जाएंगे? राघव वाले रिकॉर्ड में. कैन यू सी? राघव इज इन डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 1 के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स है? 2. 201 एंड 20. Same applies to Sneha, Varun, Pallavi, Sagar. And can you see the next one is Sagar. सागर का डिपार्टमेंट क्या है? 2. डिपार्टमेंट 2 के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 1, 2, 3. तो इस सागर वाले रिकॉर्ड के अंदर, सागर वाले सेल के अंदर कितने प्रोजेक्ट स्टोर होंगे? 3. कैन यू सी? Same applies to Asmita, Yash, Tanvi, and so on. Is this clear? Now, please observe. Neeraj. Neeraj is in department 3. Okay, department 3 के अंदर कितने projects हैं? 2. Quarterly audit वाला and budget forecasting. तो नीरज के सेल के अंदर कितने प्रोजेक्ट स्टोर होंगे? 2. Can you see? मेरा टेबल अब कैसे दिख रहा है? सिंगल टेबल. मैंने एक कंपनी के डेटा को एक सिंगल टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया. तो कोई भी एक प्रोफेशनल डेटाबेस इंजीनियर जनरली क्या करता है? कंपनी के पूरे डिटेल्स को एक सिंगल टेबल के अंदर स्टोर करता है एंड देन टेबल के ऊपर नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करता है ताकि डेटाबेसेस डिजाइन. What are the steps for normalization? First, store all the data inside a single table and perform normalization. समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? Now we are going to see how to use normalization वाले rules. Ready guys? इस टेबल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है. We call them redundancies. Unwanted duplication is nothing but a redundancy. Can you see? Human resources कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार. Information technology कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार, 5 बार, whatever it is. But can you see? यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है? बार बार रिपीट. This is redundancy. लोकेशन के अंदर भी डेटा क्या हो रहा है? रिपीट. redundancy. एंड फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन वाला रूल क्या बोलता है कि टेबल के अंदर कोई भी रिडंडेंसी नहीं रहेगी. वी विल लर्न. यहां तक आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज रिडंडेंसी? अब एक सिनेरियो समझते हैं. लेट्स अज्यूम कि ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो डिपार्टमेंट है वो मुंबई से कहां शिफ्ट हुआ? दिल्ली. डिपार्टमेंट इज अ सिंगल एंटिटी. ये मुंबई से कहां शिफ्ट हुआ? दिल्ली. कितने चेंजेस हुए? बस एक. लेकिन इस टेबल के अंदर मुझे मुंबई के जगह हर बार कितने जगह दिल्ली स्टोर करना पड़ेगा? जहां जहां मुंबई है वहां पे मुझे किसे स्टोर करना पड़ेगा? दिल्ली. इज दिस क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. आई हैव हियर वन रिकॉर्ड. डू यू नो व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड मतलब रो. रिकॉर्ड मतलब रो. I have one Raghav नाम का एम्प्लॉय. दिस इज द राघव का रिकॉर्ड. एंड राघव शिफ्ट हुआ है डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2. तो राघव का कौन सा डेटा चेंज होना चाहिए? डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन. लेट्स सी. अब राघव का डिपार्टमेंट आईडी क्या हो गया है? 2. राघव का डिपार्टमेंट नेम हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. And location क्या हो गया है? Bangalore. We have made successful changes. But now, can you see? राघव शिफ्ट हुआ है बस डिपार्टमेंट नंबर 2 में. कितने चेंजेस है? ओनली 1. लेकिन ये चेंजेस हमें कितने बार परफॉर्म करने पड़े? मल्टीपल. तो अगर हमारे डेटाबेस के अंदर एक सिंगल चेंज है तो चेंजेस भी बस कितने जगह अप्लाई होने चाहिए? सिंगल प्लेस. Is this clear? This is the problem with
this database. This is the problem with this large table. Clear everyone? अगर टेबल के अंदर कोई चेंजेस है तो वो चेंजेस हमें मल्टीपल प्लेसेस पे करने पड़ रहे हैं. क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया? एंड नाउ लेट्स अज्यूम कि कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्सेज वाला डिपार्टमेंट कहां शिफ्ट हुआ है? मुंबई से नागपुर. तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का लोकेशन क्या रहेगा? मुंबई के जगह नागपुर. हियर आई एम मेकिंग नागपुर, हियर आल्सो एंड गलती से ये वाला रो छूट गया. तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कितने जगह दिख रहा है मुझे? 2 जगह, नागपुर एंड मुंबई. नागपुर एंड कैन यू सी? अब क्या ये डेटा सेंस बनाएगा? जब डेटाबेस टेबल के अंदर चेंजेस हो एंड चेंजेस सही तरीके से अप्लाई ना हो तब डेटा इनकंसिस्टेंट एंड मीनिंगलेस बन जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे टेबल के अंदर अब एचआर डिपार्टमेंट कितने जगह दिखा रहा है? 2 जगह, एक मुंबई एंड एक नागपुर. Unless and until you call the branch manager and confirm कि where is your branch, तब तक आपको पता चलेगा क्या कि HR वाला ब्रांच नागपुर में है या मुंबई में है. And if you don't know the answer, then data becomes meaningless. Is this clear? And now यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक और प्रॉब्लम है. सिंगल सेल के अंदर हमेशा सिंगल वैल्यू रहना चाहिए. सिंगल एट्रीब्यूट का हमेशा क्या रहना चाहिए? सिंगल वैल्यू. बट यहाँ पे एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यूज है. इन्हें कहा जाता है रिपीटिंग ग्रुप्स. क्या कहा जाता है? रिपीटिंग ग्रुप्स. प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, दे आर ऑल रिपीटिंग ग्रुप्स. एंड किसी भी टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स अलाउड. समझ में आया या नहीं समझ में आया? Now, let's learn about first normalization. First normalization फॉर्म बोलता है कि किसी भी बड़े टेबल के अंदर कोई भी कॉलम रिपीटेटिव नहीं रहना चाहिए, कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए एंड टेबल के अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप अलाउड नहीं है. और अगर टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप है तो रोज को स्प्लिट. रोज को क्या करो? स्प्लिट. राघव वाला रो कितने रोज में स्प्लिट होगा? 2, 201 एंड 202. स्नेहा वाला रो कितने रोज में स्प्लिट होगा? 2. एंड नाउ यू कैन सी कि हर एक सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट. हर एक सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट. ये समझ में आया आप लोगों को? अगेन आई विल जस्ट मूव अहेड. ये हम लोगों ने कल पढ़ा है. बस जॉइंट्स पढ़ाने से पहले मैं छोटा सा रिवीजन दे. ठीक. नाउ अब देखते हैं. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज कंप्लीट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म? इनसाइड एवरी टेबल कॉलम्स एंड रोज शुड बी यूनिक. हर एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? यूनिक. एंड किसी भी सेल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स अलाउड नहीं. And if there are repeating groups, then split the groups. Clear everyone? आपको समझ में आया ये चीज? Now let's learn about partial dependency. This is our employees का data. This is our department का data. And this is our projects का data. यहाँ पे हम लोगों ने 3 टेबल्स को मर्ज किया. Employees, departments and projects. एम्प्लॉय रहेगा डिपार्टमेंट के अंदर एंड डिपार्टमेंट के अंदर क्या रहेंगे? प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड कर रही है या डिपार्टमेंट के ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर. तो हमारा एम्प्लॉय का डेटा एंड प्रोजेक्ट का डेटा एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं. इट इज ओनली रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट. So it is partial dependency for employee. Second normalization form ये बोलता है कि अगर टेबल के अंदर कोई partial dependency है तो उसे क्या करो? ब्रेक. Here
सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोलता है, ये क्या लिखा हुआ है छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अगर टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो रिमूव दैट पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड मैंने प्रोजेक्ट के डेटा को क्या कर दिया है, अगेन ये बस पता रहना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। बढ़े आगे। नाउ वी हैव क्रिएटेड these tables। अब फिर से हमारे टेबल्स को देखते हैं। दिस इज अवर एम्प्लॉय वाला टेबल एंड डिपार्टमेंट्स वाला टेबल जिसे हमने मर्ज किया था। इस टेबल के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, रिडंडेंसी। एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का लोकेशन, ये सारी चीजें क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिडंडेंसी, रिमूव इट। आइए देखते हैं कैसे। बाय द वे, इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? प्लीज ऑब्जर्व। एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आई कैन रीच द डिपार्टमेंट नेम वाला वैल्यू, डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू आई कैन ऑल्सो रीच द डिपार्टमेंट नेम एट मुंबई। फ्रॉम प्लेस ए I can go to place C. From place A, I can go to place B, and from B, I can go to place C. Which means, can I say I can directly jump from A to C? अगर A से मैं B तक जा सकता हूँ and B से, तो can I directly go from A to C? And that relation is known as transitive dependency. इस टेबल के अंदर अगर आप लोग देखें तो अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी भी है तो भी मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं, डिपार्टमेंट आईडी। एंड यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी आई कैन रीच डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन। You see A to B and B to C. And whenever you have a transitive dependency, again break the table. From A, I can reach department and location. From department ID, I can also reach department name and location. So this is transitive dependency. And whenever we have transitive dependency, we will break it. Can you see? This is the original table जो हम लोगों ने डिजाइन किया था चैप्टर नंबर। So this is the one way of database designing. You do this way or this way, that is your choice. I like normal वाला तरीका using ERD diagrams, but फिर भी ये आना चाहिए। तो एक डेटाबेस इंजीनियर जनरली किसी भी कंपनी के डेटाबेस को डिजाइन करते समय सारी चीजें पहले एक सिंगल टेबल के अंदर फिल करता है एंड उस बड़े टेबल को क्या करता है फिर नॉर्मलाइज, स्प्लिट, नॉर्मलाइज यूजिंग फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मलाइजेशन। क्लियर एवरीवन? ये स्लाइड्स आप लोग एक बार जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में। ओके, now let's talk about joins. Again, company is not a group of entity, company is a single object, company is a single object। and हमने कंपनी के डेटा को अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर किया, मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर किया। देयर इज अ गुड चांस कि हम लोग मल्टीपल टेबल से डेटा को रीड करें। देयर इज अ गुड चांस हम लोग मल्टीपल टेबल से डेटा को रीड करें, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करें। एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज जॉइंस। जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन यूज होता है टेबल को ब्रेक करने के लिए, उसी प्रकार से टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है नेचुरल। इज दिस क्लियर एवरीवन? बढ़े आगे, मैं समझाऊं आगे की चीजें। नाउ whenever we have to read data from multiple tables, we are going to use joins. But आज के इस सेशन में I will be teaching you only natural join. देखते हैं। Ready? Ready boss? So get it. We have multiple types of joins. Cross join, inner join, natural join, left, right, full join and self join. लेकिन हम लोग जिस ज्वाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल ज्वाइन। आइए समझते हैं क्या होगा। सी, ये नेचुरल ज्वाइन को समझने के लिए वी शुड हैव सम डेटाबेस एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग कंपनी वाला
database. Is this clear? And now this is the syntax for writing the joins. Here सबसे पहले हम लोग कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्रॉम के बाद आई विल मेंशन टेबल नंबर 1, नेचुरल जॉइन के बाद आई विल मेंशन टेबल नंबर 2. हम लोग दो टेबल से डेटा को एक साथ रीड करें. रेडी गाइस? सिंटैक्स समझ में आया? एंड इस सिंटैक्स को समझाने के लिए मैंने दो टेबल्स लिए हुए हैं, एम्प्लॉइज टेबल and departments table. Clear? So here, first I will write star. Let me show you. First I will write here star. From which table? First I will select employees, then I will select departments. आइए देखते हैं ये क्वेरी काम कैसे करता है. सबसे पहले दोनों टेबल्स के कॉलम्स ज्वाइन हो. सबसे पहले दोनों टेबल्स के कॉलम्स ज्वाइन हो. तो एम्प्लॉइज टेबल के कॉलम आ जाएंगे एंड देन किसके कॉलम्स आ जाएंगे? डिपार्टमेंट टेबल. दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइन. दोनों टेबल के कॉलम्स को ज्वाइन करना इज नथिंग बट ज्वाइन इन एसक्यूएल. इतना क्लियर? आइडिया यही. नाउ वी विल सी इस टेबल के एट्रीब्यूट के अंदर, हेडर के अंदर देखो डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, दे आर कॉमन कॉलम्स. दे आर कॉमन कॉलम्स. रिमेंबर, टेबल हमेशा किसके बेसिस पे ज्वाइन होंगे? कॉमन कॉलम के बेसिस. एंड नाउ वी विल सी कि ये डेटा कैसे फिल होगा, ये टेबल कैसे फिल. दोनों में से किसी एक टेबल का डेटा पहले यहाँ पे फिल हो जाएगा. दोनों में से किसी एक टेबल का डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा. हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट का हो या फिर एम्प्लॉयज का. यहाँ पे मैंने किसका डेटा फिल किया है? एम्प्लॉयज. रिमेनिंग डेटा फिल होगा कॉमन कॉलम को देख. किसको देख के? कॉमन कॉलम. विच वन इज द कॉमन कॉलम हियर? डिपार्टमेंट आईडी. डिपार्टमेंट टेबल का पार्ट कैसे फिल होगा? इस डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को देख के. यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो ये वाला रिकॉर्ड कहाँ स्टोर होगा? ये वाला रिकॉर्ड स्टोर होगा एट दिस प्लेस. समझ में आया आप लोगों को? आई विल डायरेक्टली मूव एंड यू कैन सी कि मेरा टेबल किसको देख के फिल हो रहा है? डिपार्टमेंट आईडी. एंड जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आएगा. लेकिन डेटाबेसेस भी नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हैं. डेटाबेसेस भी किसे फॉलो करते हैं? यहाँ पे कॉलम देखो कितने बार रिपीट हुआ है. तो हमारा MySQL डिपार्टमेंट को एक ही जगह रखे. दो डिपार्टमेंट के कॉलम्स. इज दिस क्लियर? दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर क्वेरी. इज दिस क्लियर? पक्का? नाउ एक और चीज, rather than writing star you can also mention columns. यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को मैं कौन से नाम से बुला रहा हूँ? ई से. डिपार्टमेंट टेबल को मैं कौन से नाम से बुला रहा हूँ? डी से. कॉलम्स को ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉइज टेबल के कौन से कॉलम को सिलेक्ट करो? डिपार्टमेंट आईडी. देन सिलेक्ट डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम को. यहाँ पे नेम रहना चाहिए एंड देन लोकेशन. तो पूरा टेबल दिखेगा या जो कॉलम सिलेक्ट किए वही फिल्टर्स होंगे? जो कॉलम फिल्टर्स किए हैं वही दिखेगा. So remaining table will be removed and this is the result of our SQL. समझ में आया आप लोगों को? हमेशा याद रखिए कि टेबल्स ज्वाइन होते हैं कॉमन कॉलम्स एंड दोनों टेबल के कॉलम्स ज्वाइन होंगे एंड दोनों में से कोई एक टेबल फिल होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? इतना ही आसान है. है ना? बढ़िया हो गया. कैन यू डू इट? यस. मैंने आज दो क्वेरीज पढ़ाई. पहला वाला ये वाला क्वेरी, दिस वन, एंड द लास्ट वन वाला ये, जहां पे मैंने कॉलम्स को मेंशन किया है. डिपार्टमेंट आईडी की जगह आप लोग क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट नेम. समझ में आया आप सब लोगों को या कुछ पूछना है? आपको समझ में आया?